Hello everyone, this is your tutor from EDZ Biotechnology Education YouTube channel. Today I will discuss the information regarding the vector and what are the plasmid vector, what is bacteriophage and other viral vector, as well as I will also discuss the cosmids and TI plasmid. So I will just give you the overview of all the terms which I have mentioned here, and you will get a good idea about all these topics. So let's start the discussion. So पहला है हमारा vector. So एज़ यू आर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट, सो वेक्टर के बारे में आपको अच्छे से पता होगा. इफ़ यू आर नॉट अ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट और अ बायोलॉजी स्टूडेंट, देन आई विल डिस्कस व्हाट इज़ वेक्टर. सो वेक्टर जो होता है ये एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है दैट एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल फॉर द पर्पस ऑफ क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन. सो जो वेक्टर होता है हमारा, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जो कि एक व्हीकल की तरह काम करता है. किस चीज़ के लिए व्हीकल की तरह काम करता है? डीएनए को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. डीएनए को किस लिए ट्रांसपोर्ट करेंगे? ताकि डीएनए जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है उसकी क्लोनिंग हो सके एंड उसका एक्सप्रेशन हो सके. सो बेसिकली हमारा जो वेक्टर होता है ये एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल की तरह काम करता है, जिसकी वजह से क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन जो डिज़ायर्ड जीन का होता है वो हो पाता है. सो फॉर दिस आई विल एक्सप्लेन यू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लेट्स वी हैव द डिज़ायर्ड सीक्वेंस ऑफ डीएनए. ये मान लेते हैं कि हमारा जो है डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए है. तो डिज़ायर्ड डीएनए है हमारा, और ये जो है बैक्टीरियल सेल है. यहाँ पर हमारा इसका जो है डीएनए है एंड ये जो है इसका प्लाज्मिड है. तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, प्लाज्मिड को जो है मतलब बाहर निकाल लेंगे एंड देन हम लोग इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसका एक पोर्शन जो है जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, मतलब एक स्पेसिफिक साइट पे कट करेंगे एंड इस डिज़ायर्ड डीएनए को यहाँ पे हम लोग जो है इंसर्ट कर देंगे. इंसर्ट करने के बाद क्या होगा कि हमारा ये जो प्लाज्मिड है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा. तो इतना पोर्शन तो ये प्लाज्मिड वाला ही होगा, और ये वाला पोर्शन जो होगा हमारा डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए जो है प्लाज्मिड में मतलब जो हमारा वेक्टर है उसमें जो है इंटीग्रेट हो गया. अब ये जो है हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मतलब ये आरडीएनए है. अब इसको हम लोग जो है ट्रांसफ़र कर देंगे होस्ट की बॉडी के अंदर. सो होस्ट हमारा जो है यहाँ पर बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर दिए. फिर ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है इस वेक्टर की जो प्लाज्मिड वेक्टर है ये जो है क्लोनिंग परफॉर्म करेगा. तो क्लोनिंग होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो आरडीएनए की हैं वो बनेंगी एंड देन जो है हम लोग इसको एक मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली जहाँ पे मतलब आरडीएनए बना है वो आरडीएनए सेल्स जो होंगी वो तो सर्वाइव कर जाएंगी, अदरवाइज़ जो नहीं की होंगी, लाइक मान लेते हैं कि इन दोनों को हम लोग एक साथ मतलब किसी भी प्लेट में या फिर ऐसे रख दिए ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर जाएं. लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं कहीं पर ये प्लाज्मिड के साथ ये डीएनए डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए जुड़ा ही ना हो. तो जब हम लोग मीडियम में ये वाला ट्रांसफ़र करेंगे क्लोन्ड आरडीएनए, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा आरडीएनए होगा वो ये वाला आरडीएनए वो तो सर्वाइव कर जाएगा, बट जहाँ पे डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंटीग्रेट ही नहीं किया हुआ है वेक्टर के साथ, तो वो वाला सेल्स जो है ख़त्म हो जाएगा. फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वेक्टर्स क्लोन वेक्टर्स हैं जो कि अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, उनको हम लोग जो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस से निकाल लेंगे. सो इन दिस प्रोसेस यू कैन सी दैट कि हम लोग यहाँ पर प्लाज्मिड को होस्ट की बॉडी के अंदर से निकाल रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटीग्रेटिंग द डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए. तो यहाँ पर इस प्रोसेस को देख के हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर होता है वो एक ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल की तरह काम करता है. क्यों ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल? क्योंकि ये जो है डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है. और यहाँ पे हम लोग जो है जब ये हमारा डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए इसके साथ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद फिर से हम लोग इसको जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर.
तो वहाँ पर भी ये ट्रांसपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब जब होस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा तो वहाँ पर क्लोनिंग होगा, फिर उस जो हमारा डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए है उसका जो है एक्सप्रेशन होगा। सो इन ओवरऑल प्रोसेस वी कैन से दैट वेक्टर एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल फॉर ट्रांसफरिंग द डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए into the host organism for the expression for the cloning as well as expression of the desired piece of DNA. So that is the whole concept about the vector. I hope everything about the vector is clear to you. सो लेट्स मूव अहेड। सो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ क्लोनिंग वेक्टर। सो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। सो क्लोनिंग वेक्टर मतलब वेक्टर भी हमारे दो टाइप के हो सकते हैं अगर देखें तो। कोई वेक्टर होगा जो सिर्फ क्लोनिंग के पर्पज़ से ही यूज़ होगा, मतलब कि इसका काम होगा कि डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफ़र करना होस्ट की ऑर्गेनिज्म में फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लोनिंग ओनली। सो ये हो गया हमारा क्लोनिंग वेक्टर। और कुछ ऐसे होंगे जिनका काम होगा उस जो हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए जो ट्रांसफ़र हुआ है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको जो है एक्सप्रेस करना। सो उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा थ्रू द यूज़ ऑफ द एक्सप्रेशन वेक्टर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर एंड द एक्सप्रेशन वेक्टर। एंड लेट्स सी द डेफिनेशन। सो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द क्लोन्स ऑफ द डिजायर्ड जीन। सो बेसिकली ये जो है जो क्लोनिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाने वाला वेक्टर होता है उसको हम लोग क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। फिर दूसरा है हमारा एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है। इट इज़ यूज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन। सो हमारा जो डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके एक्सप्रेशन के लिए हम लोग जो है यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। सो the definition of a vector as well as the cloning vector and the expression vector, all these things I am hoping that it will be clear to you. If you have any doubt please mention as well as let's move ahead. सो हियर यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वेक्टर और प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफाज एंड दी अदर वायरल वेक्टर, कॉस्मिड्स एंड टीआई प्लाज्मिड। तो इसमें मैंने जो है आपको वेक्टर की डेफिनेशन बताई एंड हाउ वेक्टर एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स which are cloning vector and the expression vector and what are the work of the cloning vector and the expression vector. All these things I have already cleared you. So I think these concepts is clear to you. Let's move ahead. So अब है हमारा दूसरा टॉपिक दैट इज़ प्लाज्मिड वेक्टर। सो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड जो होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। सो प्लाज्मिड जो होता है इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। सो जो हमारा वनडे एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर पूछ सकता है कि व्हाट आर कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, then you have to answer it as the plasmids are the extra chromosomal DNA. सो प्लाज्मिड जो होता है ये हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है एज वेल एज ये जो होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है। सो प्लाज्मिड का पहला क्राइटेरिया क्या है कि ये जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हो गया। दूसरा ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब ये जो है खुद से ही अपनी नंबर ऑफ कॉपीज़ को बनाता है। एंड ये जो होता है क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है। सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि प्लाज्मिड जो होता है किस टाइप का डीएनए होता है। देन आपको जो है आंसर करना है कि ये जो होता है ये क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है। सो क्लोज सर्कुलर डीएनए 3 क्राइटेरिया हो गई। एंड ये जो होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सो एंड फोर्थ थिंग जो आप मेंशन कर सकते हैं कि ये जो है रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली। रेप्लिकेशन इज़ अबाउट मेकिंग देयर ओन कॉपी। सो यही हो गया हमारा। सो फोर्थ थिंग जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग द प्लाज्मिड वेक्टर, फर्स्ट इज़ दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, फिर ये क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है। फिर फोर्थ थिंग इज़ दैट कि ये जो है रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी पर भी इसको डिपेंडेंट नहीं होना होता है खुद के रेप्लिकेशन के लिए। ये खुद से ही रेप्लिकेट करता है, खुद की नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाता है। सो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ द प्लाज्मिड वेक्टर।
सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो मान लेते हैं ये जो है बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल में ये हो गया उसका मेन डीएनए, ये हो गया मेन डीएनए। और मान क्या लेते हैं, ये होता ही है हमारा। तो बैक्टीरियल सेल में मेन डीएनए होता है और ये जो होता है हमारा एक्स्ट्रा डीएनए होता है। और इस एक्स्ट्रा डीएनए की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये जो होता है सर्कुलर होता है, इंडिपेंडेंटली जो है रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, एज वेल एज ये जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सो ये जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो ये जो होता है एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको हम लोग जो है प्लाज्मिड कहते हैं। एंड अगर हम लोग प्लाज्मिड वेक्टर के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो होता है PBr322 होता है, जिसका साइज़ जो होता है 4361 बेस पेयर लॉन्ग होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो होता है इसको हम लोग मोस्ट वाइडली एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं, मतलब इसको जो है ज़्यादातर क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। सो ओवरऑल प्लाज्मिड वेक्टर जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है, बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली। और इसके बाद इसका एग्जाम्पल हो गया PBr322। और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू रिमेंबर द साइज ऑफ द PBr322 दैट इज़ 4361 बेस पेयर लॉन्ग। तो ये इतना बेस पेयर लॉन्ग होता है। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द अनदर टॉपिक दैट इज़ द बैक्टीरियोफाज। सो बैक्टीरियोफाज जो होता है ये एक वायरस होता है, इसको हम लोग जो है बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं। क्यों बैक्टीरिया ईटर कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जब भी ये किसी बैक्टीरियल सेल, लेट्स सपोज ये हमारा जो है ई है, ई जो होता है हमारा एक बैक्टीरिया होता है। अब ई के ऊपर ये बैक्टीरियोफेज आएगा एंड ये अपना डीएनए जो है इसके बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा। इसका डीएनए जब यहाँ पर जाएगा तो ये मल्टीपल कॉपीज़ को बनाएगा। मल्टीपल कॉपीज़ बनाने की वजह से क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज़ कैसे बनाएगा, बाय यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स और द अदर थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया। तो ये क्या करेगा, यहाँ से सारी जो इनके बैक्टीरिया की चीज़ें होंगी, मतलब इनके बॉडी में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स ऑल थिंग्स, इसका यूज़ करके ये जो है रेप्लिकेट करेगा एंड खुद की नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को बढ़ाते जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल जो है एक टाइम पर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। सो इसी वजह से इसको जो है बैक्टीरियल ईटर भी कहा जाता है। फिर ये जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स वायरस होता है। जो बैक्टीरियोफाज होता है ये कॉम्प्लेक्स वायरस होता है और इसका डायमीटर जो होता है इम्पॉर्टेंट है, ये भी 24 to 200 नैनोमीटर तक का इसका जो है डायमीटर होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नॉट फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन बट फॉर द वन डे एग्जामिनेशन। सो 24 to 200 नैनोमीटर तक का इसका जो है डायमीटर होता है। टिपिकल बैक्टीरियोफाज जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है एंड टेल होता है। फिर बैक्टीरियोफाज को हम लोग एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग द डीएनए फ्रैगमेंट इनटू द सेल्स फॉर द क्लोनिंग पर्पज़। सो बेसिकली बैक्टीरियोफाज जो होता है एक वायरस होता है, इसको हम लोग बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं इसको। ये कॉम्प्लेक्स वायरस होता है, इसका डायमीटर 24 to 200 नैनोमीटर तक का होता है। और एक बैक्टीरियोफाज जो होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं या फिर दो इसके सेगमेंट्स होते हैं, एक हेड होता है एंड एक टेल होता है। इसका यूज़ करते हैं हम लोग डीएनए के फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लोनिंग। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो हम लोग पीस ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र करेंगे इसकी कैपेबिलिटी होती है लार्ज पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफ़र करने की। सो लार्ज फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को ये जो है ट्रांसफ़र करने का काम करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लोनिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैक्टीरियोफेज। लेट्स सी इट्स डायग्राम। सो ये हो गया बैक्टीरियोफेज का डायग्राम। सो अगर मैं ड्रॉ करूँ इसका डायग्राम तो ये हो जाएगा। सो ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल। ये जो होता है कैप्सिड होता है
और ये हो गया इसका कॉलर, कैप्सिड ये हो गया कैप्सिड, एंड ये हो गया जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया कॉलर, एंड ये हो गया सीथ, ये हो गया सीथ, एंड ये हो गया टेल फाइबर। यहाँ पर जो है हमारा ये बेस प्लेट होता है, एंड इतना पोर्शन जो होता है इसको हम लोग हेड कहते हैं, एंड इसके नीचे का जितना पोर्शन होता है उसको हम लोग टेल कहते हैं। सो बैक्टीरियोफेज में मैंने बताया ही था 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ हेड एंड टेल। हेड में हमारा कैप्सिड और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो आता है। टेल पोर्शन में हमारा ये सारी चीज़ें जैसे सीथ, टेल फाइबर, टेल पेन्स एंड बेस प्लेट, all these things comes under the tail portion. So this is the diagram of the bacteriophage. So you can make a small diagram or large diagram as on the basis of your marks. So this is important to draw the diagram in your descriptive examination. सो बैक्टीरियोफेज हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि अदर वायरल वेक्टर अपार्ट फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज। सो बैक्टीरियोफेज जो होता है ये एक वायरल वेक्टर होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से ऐसे वायरल वेक्टर्स होते हैं, तो लेट्स सी कुछ इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो पहला होता है हमारा एडिनो एसोसिएटेड वायरस। सो एडिनो एसोसिएटेड वायरस क्या होता है, ये एक नॉन पैथोजेनिक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है जिसको एक हेल्पर वायरस की ज़रूरत होती है। सो बेसिकली एडिनो एसोसिएटेड वायरस जो होता है ये एक नॉन पैथोजेनिक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये सिंगल, जनरली क्या होता है कि जो हमारा आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एंड डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, बट इन केस ऑफ एडिनो एसोसिएटेड वायरस हियर देयर इज़ प्रेजेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, और ये जो होता है नॉन पैथोजेनिक होता है विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। सो ये होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस जिसको एक हेल्पर वायरस की ज़रूरत होती है। सो द क्वेश्चन माइट आस्क अबाउट कि विच टाइप ऑफ द वायरल वेक्टर्स रिक्वायर द हेल्प ऑफ द हेल्पर वायरस। सो हियर यू हैव ऑप्शन लाइक एडिनो एसोसिएटेड वायरस और अडीनो वायरस, सो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे इसको जो एक हेल्पर वायरस की ज़रूरत होती है जैसे कि एडिनो वायरस या फिर हर्पिस वायरस रेप्लिकेशन के लिए। तो बेसिकली एडिनो एसोसिएटेड वायरस जो होता है ये एक नॉन पैथोजेनिक वायरस होता है एंड ये जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, एंड इसको जो है हेल्पर वायरस की ज़रूरत होती है रेप्लिकेशन के लिए, और जो हेल्पर वायरस होता है हमारा वो एडिनो वायरस हो सकता है या फिर हर्पिस वायरस हो सकता है। So this is the first example of the other viral vector, and the second one would be lentiviral and the retroviral vector. सो lentiviral and retroviral vector ऐसे vector होते हैं that they can carry the large genetic packages of the RNA. So please emphasize on this point that RNA which are converted into the DNA. These vector integrate into the genome of the target cell. So basically जो lentiviral and retroviral vector होते हैं ये क्या करते हैं, जो large genetic package होता है आरएनए का उसको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। सो लार्ज जेनेटिक पैकेज ऑफ आरएनए। सो बेसिकली ये जो होता है लार्ज जेनेटिक पैकेज ऑफ आरएनए को जो है कैरी करते हैं, मतलब कि मान लेते हैं ये लार्ज स्ट्रैंड ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। सो इसको जो है ये कैरी करने का काम करते हैं जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए में। सो एंड एज यू ऑल नो दैट डीएनए से आरएनए मतलब कि डीएनए से आरएनए जब बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दिस इज़ नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। एंड जब आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है तो इसको हम लोग जो है ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन। एंड जब डीएनए को रेप्लिकेट, इट मीन्स जब डीएनए से डीएनए को बनाते हैं तो इसको हम लोग जो है रेप्लिकेशन कहते हैं।
सो ये हो गया रेप्लिकेशन। अब यहीं पर उल्टा अगर बात करें कि हमारा आरएनए से डीएनए बन रहा है, सो दैट प्रोसेस वुड बी नोन एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। सो जो हमारा ये लेंटिवायरल एंड रिट्रोवायरल वेक्टर है, इसमें क्या होता है कि ये लार्ज पैकेज ऑफ आरएनए को कैरी करता है जो कि डीएनए में कन्वर्ट होता है। सो ये यू कैन यूज़ योर ब्रेन लाइक किस प्रोसेस से हमारा आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है। सो यू कैन मेंशन हियर दैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से हमारा जो है आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है, एंड यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होती है दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सो इस प्रोसेस के थ्रू हमारा आरएनए जो है डीएनए में कन्वर्ट होता है। सो ये हो गया हमारा लेंटिवायरल एंड रिट्रोवायरल। एंड ये वायरस क्या करते हैं, सॉरी ये वेक्टर्स जो होते हैं ये टारगेट सेल जो होता है हमारा उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं। सो बेसिकली जो हमारा ये लेंटिवायरल एंड रिट्रोवायरल वेक्टर हैं ये तो हमारा जो टारगेट सेल है उसके साथ इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। फिर थर्ड एग्जाम्पल है हमारा हर्पिस वायरस वेक्टर। सो इट कैन डिलीवर अ लार्ज अमाउंट ऑफ द एक्सोजीनस डीएनए। सो जो हर्पिस वेक्टर होता है ये जो है जो हमारा एक्सोजीनस डीएनए होता है उसको जो है लार्ज अमाउंट में डिलीवर करने का काम करता है। सो बेसिकली इट ट्रांसपोर्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ द एक्सोजीनस डीएनए into the body of the host organism for the purpose of the cloning. So I think the examples are clear to you. So whenever the question asked about the other viral vector or the examples of the viral vectors, so first and the foremost thing you have to mention is bacteriophage vector in detail, like with diagram and what is it, as well as इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, इसका डायमीटर कितना होता है, एंड कैसे इसको हम लोग बैक्टीरियल ईटर कहते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड देन आपको एक स्मॉल हेडिंग डालनी पड़ेगी कि अदर वायरल वेक्टर में कौन कौन से वायरल वेक्टर हो सकते हैं। सो यहाँ पे आप 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं, एडिनो एसोसिएटेड वायरस, लेंटिवायरल एंड द रिट्रोवायरल वेक्टर, एंड थर्ड वन इज़ द हर्पिस वायरस वेक्टर। सो ये 3 मैंने मेंशन किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं हो सकते हैं। सो यू कैन टेक अदर एग्जांपल्स ऑल्सो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द कॉस्मिड। सो कॉस्मिड क्या होता है, ये जो होता है एक टाइप का प्लाज्मिड होता है विच आर यूज एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो जो कॉस्मिड होता है ये भी एक तरह का प्लाज्मिड होता है जिसको हम लोग क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सो ये जो कॉस्मिड होता है ये हमारा जो है हाइब्रिड होता है। सो कॉस्मिड जो होता है एक टाइप का प्लाज्मिड वेक्टर होता है जिसको हम लोग एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। फिर इसके बाद क्या है, कॉस्मिड जो होता है हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड किसका होता है, इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियोफेज का जो लैम्डा वेक्टर होता है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा वेक्टर, सो इन दोनों का जो है हाइब्रिड होता है। सो बेसिकली कॉस्मिड जो होता है हमारा ये एक Cosmid is a type of the cloning vector and it is also a type of plasmid vector which are used as a cloning vector in the genetic engineering। ये जो होता है हाइब्रिड होता है प्लाज्मिड का प्लस बैक्टीरियोफेज लैम्डा वेक्टर का। इसके पास जो है कॉज सीक्वेंस होता है। सो लैम्डा कॉज सीक्वेंस जो होता है वो कॉस्मिड के पास होता है। सो बेसिकली इसका भी पर्पस होता है क्लोनिंग कराना, लाइक ये भी डीएनए को, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को जो है कैरी करने का काम करता है एंड देन इसको ट्रांसफ़र करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर सो दैट द क्लोनिंग पर्पस कुड हैपन। So this is about the cosmids and the next topic is about the TI plasmid। So basically TI का क्या मतलब होता है, so T stands for tumor and I means inducing। so ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, इसका पूरा पहले नाम होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड।
सो ये क्या होता है, इट इज़ अ लार्ज प्लाज्मिड दैट कैरीज द ओन्कोजेनिक डीएनए एंड इज़ फाउंड इन द पैथोजेनिक स्पीसीज ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। सो बेसिकली टीआई प्लाज्मिड जो होता है, ये जो होता है एक लार्ज प्लाज्मिड होता है जो कि ओन्कोजेनिक डीएनए। सो हियर ओन्कोजेनिक का क्या मतलब होता है, जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होती हैं या फिर कैंसर कॉजिंग डीएनए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। सो बेसिकली हमारा जो टीआई प्लाज्मिड होता है ये एक लार्ज प्लाज्मिड होता है, लार्ज प्लाज्मिड। एंड ये क्या करता है, ये कैरी करता है ओन्कोजेनिक डीएनए को, ओन्कोजेनिक डीएनए को कैरी करने का काम करता है। एंड इज़ फाउंड इन द पैथोजेनिक स्पीसीज, और ये जो है एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया में पाया जाता है। सो बेसिकली इट इज़ फाउंड इन द एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। फिर टीआई प्लाज्मिड आर नेचुरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया टू प्लांट सेल वेयर दे इंटीग्रेट एंड एक्सप्रेस डीएनए टू फैसिलिटेट द इन्फेक्शन। सो बेसिकली क्या होता है, हमारा टीआई प्लाज्मिड जो होता है एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, जिसका काम होता है जो ऑन्कोजेनिक डीएनए होता है उसको कैरी करने का इसका काम होता है। एंड ये जो हमारा टीआई प्लाज्मिड होता है ये एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया में जो है पाया जाता है। अब जो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है, यहाँ से जो है नेचुरली जो हमारा जो एग्रोबैक्टीरियम से प्लांट सेल में जो है ट्रांसफ़र होता है। सो जो टीआई प्लाज्मिड होता है ये नेचुरली एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पे वो इंटीग्रेट करता है एंड एक्सप्रेस करता है डीएनए को टू फैसिलिटेट द इन्फेक्शन। सो टीआई प्लाज्मिड हो गया हमारा। सो I think there would be a doubt in your mind regarding the TI plasmid, so let me explain it again. So TI plasmid जो होता है हमारा ये एक टाइप का ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, मतलब ये ट्यूमर को इंड्यूस करता है, मतलब ट्यूमर कॉजिंग प्लाज्मिड होता है। सो बेसिकली ये जो होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि ये जो होता है ऑन्कोजेनिक डीएनए को कैरी करता है, जैसे सारे वेक्टर्स हमारे डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करते थे, इसका डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ दी ऑन्कोजेनिक डीएनए, ऑन्कोजेनिक डीएनए को कैरी करता है। एंड ये जो है किसके अंदर पाया जाता है, सो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के अंदर जो है ये पाया जाता है। सो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये क्या करता है, इसमें जो टीआई प्लाज्मिड होता है ये जो है नेचुरली जो है जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम होता है, एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से डायरेक्टली जो है टीआई प्लाज्मिड प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। और ट्रांसफ़र होने के बाद क्या करता है, ये जो है इंटरेक्ट करता है, फिर उसके बाद ये इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करने के बाद ये डीएनए जो हमारा ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए को जो है ये एक्सप्रेस करता है ताकि जो इन्फेक्शन है वो प्लांट में हो सके। सो एक्सप्रेस करता है डीएनए को टू फैसिलिटेट द इन्फेक्शन। सो नाउ आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। So I have explained everything which I have mentioned as heading here. So वेक्टर क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, बैक्टीरियोफाज क्या होता है, अदर वायरल वेक्टर का एग्जाम्पल क्या होता है, कॉस्मिड क्या होते हैं, एंड टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स आई हैव explained you in detail. So you can write all this in detail in your AKTU examination. Apart from that, these topics are also important for your one day examination, so you can remember all these points, and factual data is very important for your competitive examination. Apart from this, if you are going to write your AKTU examination, there would be like you have to write answer in detail and more number of pages. So you have to explain this in detail. Like मैंने यहाँ पर वेक्टर की सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है. So you have to explain the mechanism of the vector, how they transfer the DNA into the host organism, and how the cloning is being performed by them, as well as how they are expressing the desired piece of DNA.
सो इसके लिए अगर आप डायग्राम बनाने जाएंगे देन इट विल टेक 1 पेज। एंड देन क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है इसका एग्जांपल दे दो, एंड एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है उसका एग्जांपल दे दो, प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है इसका डेफिनेशन लिख दो, डायग्राम बना दो। एंड PBR 322 इसका भी जो होता है एक डायग्राम होता है जिसमें सेलेक्टेबल मार्कर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड हमारा जो है सेलेक्टेबल मार्कर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रेजेंट होती हैं। सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। बैक्टीरियोफाज इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड हाउ दे किल द बैक्टीरिया, ये भी प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदर वायरल वेक्टर में तो ये तो सही है एग्जांपल्स, एंड इफ़ यू वांट टू देन यू कैन ऐड 2 to 3 मोर एग्जांपल्स एज वेल। एंड देन कॉस्मिड क्या होता है, सो कॉस्मिड का भी आप एक ओवरव्यू फ्लो चार्ट की तरह बना सकते हो। एंड TI प्लाज्मिड, मैकेनिज्म ऑफ TI प्लाज्मिड, जैसे एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है उसके अंदर TI प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, तो वो TI प्लाज्मिड जो है नेचुरली ट्रांसफ़र हो जाता है प्लांट सेल में, एंड वहाँ पर जा कर के वो इंटीग्रेट करता है एंड जो है फैसिलिटेट करता है इन्फेक्शन को। तो वो प्रोसेस कैसे होता है, देन ये यू कैन ऑल्सो मेक द फ्लो चार्ट एज वेल एज डायग्राम so that you can get good marks. So I think everything is clear to you. These all topics are mentioned in your AKTU BTech in Biotechnology syllabus, so please go through all the topic in detail. I hope everything is clear to you. If you have any doubt, please mention in the comment box. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos. Thank you.